बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हिंदी वर्सिटी में। आप जानते हैं कि हिंदी वर्सिटी के माध्यम से हम लोगों ने सामान्य हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन का अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया और गद्यांश और निबंध लेखन पर हम भी बातें करेंगे। आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी के परिचय में जितनी महत्ता पत्र लेखन की है उससे कई गुना ज़्यादा निबंध लेखन की है। हम लोग निबंध लिखते हैं, पढ़ते हैं। हर आदमी जो कुछ भी नहीं कोशिश किया हो वो भी कहता है कि निबंध रचना है क्या, किसी विषय पर कुछ न कुछ लिखते चले जाओ। ऐसी बात नहीं है। निबंध लेखन एक कला है और हम जैसे टेलरिंग एक कला है, कपड़े सिलना। आप टी शर्ट को टी शर्ट कहेंगे, शर्ट को शर्ट कहेंगे। आप टी शर्ट को शर्ट नहीं कह सकते, आप शर्ट को टी शर्ट नहीं कह सकते, कुर्ता को शर्ट नहीं कह सकते। ठीक उसी तरीके से किसी भी लेख को निबंध नहीं कह सकते और किसी भी निबंध को लेख नहीं कह सकते। निबंध लेखन की एक प्रक्रिया होती है, निबंध लेखन का एक स्वरूप होता है। हम लोग अक्सर पढ़ते लिखते समय अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में जो किसी विषय पर आधारित कोई विषय वस्तु पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यही निबंध है। तो सबसे पहले तो यह क्लियर कर लें कि निबंध और लेख ये दोनों में अंतर होता है। किसी भी विषय पर निबंध हमारे अपने विचारों का, अपने तर्कों के साथ, अपनी अनुभूतियों के साथ, अपने उदाहरणों के साथ, अपने विचारों की प्रस्तुति होती है और वह विषय के इर्द गिर्द ही घूमता है, जबकि लेख में ऐसा नहीं होता। जब हम किसी विषय पर आंकड़ों द्वारा, तथ्यों द्वारा जब हम निष्कर्ष देते हैं तो वह लेख होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि निबंध और लेख खूब गौर से समझें, क्योंकि जब तक हम इनके अंतर को नहीं समझेंगे तब तक हम निबंध और लेख में कोई फ़र्क कर ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर अगर हम निबंध की बात करें तो हम कहेंगे कि किसी भी विषय पर अपनी अनुभूति, किसी भी विषय पर अपनी अनुभूति, अपने विचार को, अपने तर्कों, उदाहरणों से अपना विचार प्रस्तुत करना। जैसे कि मान लीजिए नोटबंदी पर सरकार ने जो नियम बनाए, अब वही सरकारी भाषा में आप किसी आम आदमी को समझाएंगे तो वह आम आदमी सरकारी शब्दावली को नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले सरकार की उस योजना को आप खुद समझें और समझने के बाद आप अपनी भाषा में अपने उदाहरण देकर उस आम आदमी को, ग्रामीण आदमी को समझाना है ताकि वह हूबहू उस बात को समझे और उस नीति का अनुपालन करे जो सरकार के आदेशात्मक स्वरूप आई है। यानी किसी भी विषय पर आपकी अपनी समझ क्या है, किस रूप में आप देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उनको उदाहरणों, तर्कों के माध्यम से समझ करके, आसान करके उसे समझाना और अपने विचार देना, अपने मत देना, अपना ओपिनियन देना, ये निबंध की विशेषता है। जबकि लेख में किसी भी विषय पर आंकड़ों,
तथ्यों द्वारा लेखक आंकड़ा परक या तथ्यात्मक या यूं कह लें तथ्यपरक निष्कर्ष देता है। अब देखें दोनों में अंतर है। निबंध में किसी भी विषय पर अपनी अनुभूति, अपने विचार, अपने तर्कों, उदाहरणों से अपना विचार प्रस्तुत करता है रचनाकार, निबंधकार। और लेख में किसी भी विषय पर आंकड़ों, तथ्यों द्वारा, आंकड़े जो बोलते हैं, तथ्य जो बोलते हैं, उस आधार पर बिल्कुल मशीनी तौर पर जो हम निष्कर्ष दे देते हैं, निष्कर्ष का आधार आंकड़ा है, तथ्य है। निबंध में जो उपसंहार लिखते हैं, ध्यान रहे, इसमें निष्कर्ष लिखेंगे, इसमें उपसंहार लिखेंगे। निबंध में जो उपसंहार लिखते हैं उसमें हमारे अपने ओपिनियन होते हैं, तर्क और आंकड़े नहीं होते। और वे उपसंहार के जो निष्कर्ष, उपसंहार का जो अंत होता है, हमारे जो ओपिनियन होते हैं, वो हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी संवेदना से निर्मित होते हैं। इसलिए निबंध लिटरेचर की बेस्ट विधा मानी जाती है। लेख आंकड़ों और तर्कों पर आधारित होते हैं, आंकड़ा परक निष्कर्ष लिखा जाता है, जबकि निबंध में संवेदना परक अपने तर्कों को रखा जाता है, क्या सही है क्या गलत है इस पर विमर्श किया जाता है। जब तक इन दोनों बातों को हम नहीं समझेंगे तब तक आपका निबंध लेखन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ध्यान रहे, निबंध लेखन एक कला है, निबंध लेखन का एक स्वरूप होता है। अगर हम कुर्ता सिलाएं और हम कहें कि हम टी शर्ट पहने हैं तो लोग हंसेंगे। ठीक उसी तरीके से हम लेख लिखें और कहें कि हम निबंध लिखे हैं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि निबंध लेखन का अपना एक स्वरूप होता है, एक ढांचा होता है, और उस ढांचे के आधार पर अगर आप निबंध नहीं लिखेंगे तो आपको निबंध में नंबर नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई सहानुभूति में थोड़ा बहुत दे भी दे, लेकिन श्रेष्ठ और उत्कृष्टतम निबंध का नंबर आपको न मिलेगा। इसलिए निबंध लेखन में पारंगत होने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आखिर निबंध लेखन क्या है, क्या होता है इसमें जब हम निबंध लिखना शुरू करते हैं। तो इसको देखते हैं। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ रचना, प्रस्ताव का उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही वर्तमान है। वर्तमान निबंधों में व्यक्तित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण, यानी कि कोई भी निबंध जो आप लिखते हैं, रचते हैं, उसमें आपके अपने व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व के विचार और आपके व्यक्तित्व की सोच उस पर स्पष्टता दिखाई पड़ते रहनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक निबंध लिखा और निबंध का शीर्षक दिया कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, मैंने बाकी हिंसा हिंसा है और वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं है। व्यंग्यात्मक निबंध लिखा सामाजिक सुधार को लेकर के। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक निबंध आपको बहुत पसंद होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, भारत वर्षोन्नति कैसे हो, जो बलिया के ददरी मेले में दिया गया भाषण का अंश था। तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के अपने विचार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने विचारों को उस परिप्रेक्ष्य में, उस देश काल के परिप्रेक्ष्य में अपना निष्कर्ष दिया था, अपने विचारों की प्रस्तुति दी थी और क्या होना चाहिए इसको बताया था। तो किसी भी विषय पर, चाहे वो समसामयिक हो, चाहे पारंपरिक हो, चाहे परियोजना परक हो, अगर आपसे निबंध लिखने को दिया जाए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि निबंध में हमारा व्यक्तित्व दिखाई देना चाहिए, हमारी वैचारिकता स्पष्ट रूप से आनी चाहिए।
लेकिन वह वैचारिकता, वह व्यक्तित्व एक ढांचे में होनी है, क्योंकि निबंध का अपना एक स्वरूप है। अगर उस स्वरूप में आप निबंध रचते हैं तो वो बहुत मूल्यवान होगा। आगे देखते हैं। सारी दुनिया की भाषाओं में निबंध को वैचारिक सृजनात्मक विधा के रूप में मान्यता आधुनिक युग में मिली। इस आधुनिक युग में ही मध्ययुगीन धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति का द्वार दिखाई पड़ा है। इस मुक्ति से निबंध का गहरा संबंध है। प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हैं। ये पूछा जाता है, ये कथन किसका है? नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता, बिल्कुल स्वतंत्र विचार की उपज है। इस प्रकार निबंधों में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति सहभागिता का आत्मिक या अनौपचारिक स्तर अभिव्यक्त होता है। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक स्तर अभिव्यक्त होता है। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि निबंध ये निबंध आत्मगत होते हैं, जबकि लेख आंकड़ा परक होते हैं। निबंध व्यक्तिगत होते हैं और लेख आंकड़ा परक होते हैं। अब आप देखेंगे कि हम जो भी पढ़ते हैं तमाम पत्र पत्रिकाओं से या निबंध की पुस्तकों से, उसमें हम ढेर सारे तथ्यों को लेकर अपनी बातें रखते हैं। निबंध जो लेखन विधा है उसमें आपके अपने विचार किसी विषय पर प्रस्तुत होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत और चाइना के संबंधों की बात करें तो जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर अगर आप राजनयिक होते तो आपके अपने विचार क्या होते, या भारत की सीमा सुरक्षा, भारत की आर्थिक नीति, भारत की वैदेशिक नीति, भारत के मानवीय मूल्य इत्यादि के आधार पर क्या होता वह आपको तय करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है। यानी कि किसी भी विषय पर हम क्या सोच सकते हैं, क्या निर्णय ले सकते हैं, किन तर्कों और उदाहरणों के साथ अपनी बात हम किसी को समझा सकते हैं, यह आपके निबंध में होगा। और लेख में तथ्य क्या बोलते हैं, आंकड़े क्या बोलते हैं, तथ्य और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष क्या हो सकता है, इत्यादि बातें हम रचते हैं। अक्सर होता क्या है कि जनरल स्टडीज़ जीएस की तैयारी करते वक्त हम तमाम बातों को जो पढ़ते हैं, समझते हैं, गुनते हैं, उन्हीं बातों को एज इट इज निबंध में रच देते हैं। गलत बात करते हैं हम लोग। निबंध लेखन की एक प्रक्रिया है, एक ढांचागत स्वरूप है। उसके अंतर्गत हम अपने विषय वस्तु को रखेंगे, लेकिन वह विषय वस्तु हमारे अपने विचारों से मैच करते होंगे। निबंध लेखन से हमारी वैचारिक क्षमता का परीक्षण होता है, हमारी मैच्योरिटी देखी जाती है, विचारों की परिपक्वता समझी जाती है। और विचारों की परिपक्वता अगर आपके निबंध में तथ्यात्मक हो जाएं तो ये माना जाता है कि आपकी कोई सोच नहीं है। इसलिए निबंध लेखन में चाहे वो किसी भी विषय पर निबंध क्यों न लिखा जाए, आपकी अपनी समझ, आपके अपने उदाहरण, आपके अपने तर्क और आपके अपने विचार ज़रूर होने चाहिए। अब जैसे अगर ये कह दिया जाए कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बहुत पुराना, कि आता था बचपन में गाय पर निबंध लिखिए। योजना या कुरुक्षेत्र जैसे जो आंकड़ा परक पत्रिकाएं हैं, अगर उनमें पशुओं की बात हो जाए या कृषि जगत या पशु जगत की बात हो जाए, जानवरों की बात हो जाए, या गाय पर अगर कुछ लेख आ जाएं, गाय पर कोई विषय वस्तु दे दिया जाए, तो योजना या कुरुक्षेत्र ऐसे लिखेंगे कि गाय भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर उसके बाद गाय की कितनी प्रजातियां हैं, भारत में गायों की संख्या कितनी है, 1921 के जनगणना के अनुसार, 1991 की जनगणना के अनुसार किन किन क्षेत्रों में कितने प्रकार की गायें पाई जाती हैं, कितनी संख्या है, कितना दूध देती हैं, कितने उसके मृत्यु दर क्या है, उनका जीवन प्रत्याशा, दुनिया भर की बातें। अगर आपसे कहा जाए
बचपन को याद कीजिए और बचपन में आपसे कहा जाए कि गाय पर निबंध लिखो, तो आप सोचेंगे कि गाय बहुत अच्छा विषय है। फिर लिखेंगे कि गाय हमारी माता है। योजना कुरुक्षेत्र कभी नहीं लिखेगा कि गाय हमारी माता है। आप लिखेंगे गाय हमारी माता है। फिर सोचेंगे क्या लिखें, गाय हमें दूध देती है। फिर सोचेंगे गाय के 4 पैर होते हैं, एक बड़ा सा मुंह होता है, एक लंबी पूंछ होती है। फिर सोचेंगे और क्या करें। फिर सोचेंगे कि गाय के दूध से हम शक्तिशाली होते हैं, मजबूत बनते हैं। तमाम तमाम बात। आप वहाँ पर किसी लेख, किसी प्रतियोगिता दर्पण या योजना कुरुक्षेत्र को पढ़कर नहीं लिख रहे हैं। आप अपने मन के जज्बात को, मन के भाव को अपने उदाहरणों से रच रहे हैं। तो अगर अपने मन के जज्बात को, अपनी संवेदना को, अपने भाव को रच रहे हैं तो निबंध रच रहे हैं। और अगर आंकड़ा परक, तथ्य परक बातों को अगर कहीं पढ़ा है आपने, उसको रच रहे हैं तो वो लेख रच रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप जब भी निबंध रचें या लिखें तो उसे निबंध के ढांचे में रचें, और जो उसमें विचार आने चाहिए वह आपके अपने विचार होने चाहिए। मान लीजिए पर्यावरण पर मेरे अपने विचार हैं कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, करोड़ों लोगों के विचार होंगे, लेकिन आप में कुछ नयापन क्या है, इस बात का उल्लेख आपके निबंध में होना ही चाहिए। इस तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी विषय पर आपकी अपनी अनुभूति, आत्मगतता, आत्मपरकता यह निबंध की विशेषता है, और आंकड़ा परकता, तथ्य परकता ये लेख की विशेषता है। ये समझ सकते हैं हम लोग। इसमें अपनी अनुभूति, अपनी शैली होती है। इसमें आंकड़ा क्या बोलता है, आंकड़ों के आधार पर हम निर्णय दे देते हैं, हम निष्कर्ष लिख देते हैं। ये हमसे चूक हो जाती है निबंध और लेख के बीच में बात करते हुए। अब अगर मान लीजिए कि हम किसी निबंध को रचें तो सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि निबंध का स्वरूप क्या होना चाहिए। निबंध का स्वरूप, निबंध के स्वरूप में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि यह निबंध जो हमारे अपने विचारों की प्रतिनिधि हैं, उन निबंधों में सबसे पहले कोई भी निबंध हम शुरू करते हैं तो ये हेडिंग देना नहीं है, पॉइंट देना नहीं है। निबंध की पहले पैराग्राफ में सार्वभौमिक विचार या मत या किसी ऐसे दार्शनिक वक्तव्य से अपनी बात शुरू करें जिससे पढ़ने वाला आपके विचारों के तह को, विचारों के स्तर को समझ सके कि आखिर आप बताना क्या चाहते हैं। कुछ लाइन लिखने के बाद आप अपने विषय को प्रस्तावित करेंगे। प्रस्तावना और विवरण देते हुए आप अपनी बात रखेंगे। ये तो पहला खंड हो गया। निबंध का जो स्वरूप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि भारत चाइना संबंधों की बात हो तो आप सीधे विवाद ही छेड़ दें। पहले एक छोटी सी भूमिका बनाएं जिसका निबंध से कोई संबंध नहीं है। फिर उसके बाद आप अपने निबंध के विषय को उस भूमिका से जोड़ते हुए उस निबंध का परिचय कराएंगे, जिसे हम प्रस्तावना और विवरण के साथ जोड़ते हैं। फिर इसके बाद जो विवरण है विवरणों का विश्लेषण करना है। फिर और इस विश्लेषण में जो बातें करनी है आपको, वो सही क्या है, गलत क्या है, फिर कारण,
सुधार उपाय, फिर उसके बाद उपसंहार कर देंगे आप। ध्यान रखें, कभी भी निबंध लिखें तो सबसे पहले आप उसे किसी दार्शनिक वक्तव्य या सार्वजनिक कोई कथन के साथ एक भूमिका लिखें जो कम से कम 50-60 शब्दों में हो, कम से कम 3-4 लाइनें, 5 लाइनें। फिर उन्हीं विचारों से जोड़ते हुए आप निबंध के शीर्षक को या निबंध के विषय को प्रस्तावित करेंगे, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, और फिर उसका संक्षिप्त विवरण देंगे। फिर उसके बाद जो निबंध का विषय है उस विषय का विश्लेषण करेंगे और गुण दोष, सही गलत क्या है, यहाँ पर आप अपने विचार देंगे। फिर उसके बाद उस विषय से संबंधित कारण क्या हैं, सुधार क्या है, उपाय क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद अपने मत को देते हुए उपसंहार करेंगे। ये ज़रूर नोट कर लें आप लोग, इसकी बड़ी भूमिका है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम निबंध के ढांचे की बात करेंगे या निबंध के स्वरूप की बात करेंगे तो ये जो उपसंहार करते हैं हम, यह उपसंहार हमेशा मानवीय या मानव हित में होना चाहिए, प्रकृति के हित में होना चाहिए, मानव के हित में होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका निबंध बहुत उत्तम माना जाता है। बात समझ में आ रही होगी। तो निबंध का स्वरूप अगर हम इसको 1 नंबर कह दें तो ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगला निबंध के विषय, किन विषयों पर हमें निबंध की तैयारी करनी चाहिए। और आप एक बात जान लें, निबंध लेखन की जो प्रक्रिया है मैं बता रहा हूँ, और आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध लेकर पूछे जाएंगे उन पर हम काम करेंगे। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना समझें कि समय कम है तो हम आपको निबंध लेखन की प्रक्रिया समझा कर निबंध लेखन कराएंगे महीनों भर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा निबंध को लेकर के आप तैयार ना कर लें, बल्कि निबंध जो मैं लिख कर दूँगा वही निबंध आप तैयार करेंगे। आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप कुछ लिखने की स्थिति में आ जाएं, लेकिन परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंधों को मैं बताऊंगा, कुछ निबंधों को मैं गेस करूंगा, आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उन निबंधों को आप तक पहुंचा दूंगा ताकि आप वही निबंध लेकर के परीक्षा में जाएं। कई बार होता है कि जिस निबंध की प्रैक्टिस हम करते हैं अमूमन वही निबंध पूछ लिया जाता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। आज का व्याख्यान केवल इसलिए है कि आप समझें कि निबंध लेखन क्या है। जो हम लिखते हैं वो निबंध ही लिखते हैं कि लेख लिखते हैं। अगर इस तरह के विचार को अगर आप समझ लेंगे तो आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी जो आप निबंध लेखन की प्रक्रिया में करते हैं। तो यहाँ देखें निबंध के विषय। अब निबंध के विषयों में सबसे बड़ी चीज़ आप देखें, हम लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि क्या पूछा जाएगा। बहुत आसान है। हम लोग तमाम नई नई योजनाओं परियोजनाओं को लेकर परेशान रहते हैं, ये पूछ देगा क्या, कोई तैयारी नहीं है। एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि एक निबंध आप साहित्य से लें। अब साहित्य में जो पूछा जा सकता है वो साहित्य, समाज या संस्कृति, दूसरा साहित्य आधुनिकता, तीसरा साहित्य व प्रौद्योगिकी, जो हमारे मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि का जो जीवन है। अगर आप साहित्य को तैयार करते हैं तो एक निबंध इससे आना ही है, और इन तीनों को मिलाकर एक निबंध तैयार करते हैं तो साहित्य से संबंधित कोई भी निबंध आएगा आप आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग साहित्य को नहीं रचना चाहते या साहित्य से संबंधित निबंध को नहीं पढ़ना चाहते,
तो दूसरा विषय लेंगे पर्यावरण। अब पर्यावरण से आपको कुछ निबंध लिखने हैं। जैसे एक तो हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, ये आना ही है, या आपदा। आपदा में कभी कभार भूकंप, भूस्खलन या बाढ़, ये अलग से विशेषांक दे देते हैं, विशेष विषय दे देते हैं। लेकिन पर्यावरण से प्रदूषण, आपदा और ग्लोबल वार्मिंग, अगर पर्यावरण से संबंधित इन 3 बातों को रखेंगे तो एक निबंध इसमें से आना ही है। पहला हमने क्या लिया? साहित्य से। दूसरा हमने क्या लिया? पर्यावरण से। और तीसरा विषय देखते हैं, नोट कर लें इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। खूब अच्छे से नोट करें। इसमें सुनामी भी पूछा था एक बार। अब आप तीसरा लेते हैं, तीसरा विषय कृषि। कृषि से भी भारतीय अर्थव्यवस्था, या कृषि से दूर भागता किसान, या कृषि और प्रौद्योगिकी। अगर कृषि से इन तीनों को तीनों का मिला जुला रूप तैयार करते हैं तो निबंध आपका कृषि से इतना अच्छा तैयार होगा कि फिर उस पर कुछ और निबंध करने की ज़रूरत नहीं है। और निबंध पूछे कितने जाते हैं? 2 या 3 निबंध। अगर मान लीजिए हमसे 3 निबंध पूछे गए तो एक साहित्य का तैयार, एक पर्यावरण प्रदूषण आपदा से तैयार और एक कृषि से तैयार। 3 निबंध हमारे हो गए, आना ही है ये तीनों निबंध। मान लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण और आपदा एक साथ आ गए तो एक साहित्य, एक पर्यावरण और एक कृषि, ये हो गया। इसके अलावा भी मान लीजिए हम परियोजना से ले लेते हैं। परियोजना और भारत की जो तमाम नई नई परियोजनाएं आ रही हैं जनहित में, उन परियोजनाओं में से कुछ चुनिंदा परियोजनाओं को जो कल्याणकारी हों, मानव हितकारी हों, देश को आगे बढ़ा सकने में सक्षम हों, उन पर आप तैयार कर लें। ध्यान रहे, आपने कृषि तैयार कर लिया है, पर्यावरण आपदा प्रदूषण तैयार कर लिया है और साहित्य तैयार कर लिया। 3 निबंध आपके तैयार। अब जो निबंध पढ़ रहे हो वो आपका बाइनरी है, वो आपके लिए अलग से है। अब वो समझिए कि घलुआ लग गया तो लग गया, और नहीं तो 3 निबंध तो आपके तैयार ही हैं। उन परियोजनाओं में जो नई परियोजनाएं आई हैं, नई कल्याणपरक परियोजना, इनको ध्यान रखेंगे आप। पहले क्या आपने देखा? अगर देखें तो साहित्य से संबंधित, फिर दूसरा पर्यावरण से संबंधित, फिर इसके बाद आपने कृषि से संबंधित और परियोजना से संबंधित। 4 हो गए। अब एक और ले लेते हैं, 5, पारंपरिक। पारंपरिक निबंध। इन पारंपरिक निबंधों में कुछ ऐसे निबंध हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाएंगे। जैसे बाल श्रम, जैसे भ्रष्टाचार,
जैसे महिला सशक्तिकरण, जैसे बेरोजगारी, बेरोजगारी। और कुछ सुझाइए आप लोग। बाल श्रम, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी, आतंकवाद, भारत और विश्व के संदर्भ में। और कुछ सुझाइए आप लोग। नक्सलवाद, ये कुछ ऐसे निबंध हैं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निबंध में काम आएंगे ही। अधिकारी बनने के बाद जब आप किसी संस्थान में भाषण देने जाएंगे या कहीं उद्घाटन समारोह में जाएंगे तो इनके याद करने, पढ़े रहने पर आपके जो अपने विचार बने होंगे वो वहाँ काम आएंगे और हमेशा काम आएंगे। तो ये पारंपरिक निबंध आपको ज़रूर तैयार होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है या टॉप करनी है तो एक निबंध पर्यावरण, प्रदूषण, आपदा से तैयार करिए। इस तरह से तैयार करिए कि उस पर कोई भी आए आप लिख सकें। दूसरा, कृषि पर तैयार करिए, 2 निबंध तैयार। और एक साहित्य पर तैयार कर लीजिए। 3 निबंध आपके तैयार हो। 3 ही निबंध आपको लिखने हैं। अगर मान लीजिए ये 3 लिखने के बाद भी संतोष नहीं है तो जो पारंपरिक निबंध हैं, परियोजना नहीं, जो पारंपरिक निबंध हैं इनको तैयार कर लें। आप पाएंगे कि आप अपनी परीक्षा में जो शानदार निबंध की अभिव्यक्ति देंगे वो कोई और नहीं दे पाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब हमारा मस्तिष्क सोचता है तो लिखने की गति कम हो जाती है। इसलिए निबंधों पर पहले से प्रैक्टिस करें, पहले लिखें, अच्छी तरह से जांच करा लें और निबंध अगर उच्च कोटि का हो जाए तो उसी को याद कर लें ताकि आप वहाँ परीक्षा भवन में जाएं तो आपको सोचना कम और लिखना ज़्यादा हो। और समय सीमा, शब्द सीमा के अंतर्गत आप निबंध लिख करके कंप्लीट कर लें, फिर आप हंसते खिलते वापस लौटेंगे। निबंध के पूरे मार्क्स। ये होती है निबंध लेखन की प्रक्रिया और निबंध लेखन की रूपरेखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करेंगे विषय वस्तु कहाँ से लें। निबंध लेखन के स्रोत, ये एक बड़ा प्रश्न है कि कहाँ से हम लें। आपके अपने विचार कहाँ से बनेंगे, कहाँ से उस शब्दों का जाल बुनेगा, वो आपके अपने मैच्योर उदाहरण, संवेदनापरक तर्क कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पत्रिकाएं। और हमने देखा कि पत्रिकाओं में आजकल कई ऐसी समसामयिक पत्रिकाएं हैं जिन पत्रिकाओं से आप स्रोत ले सकते हैं। साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र, इनसे भी आप भरपूर सहायता ले सकते हैं। दूसरा स्रोत निबंध की पुस्तक, जिससे आप सहायता ले सकते हैं। बाज़ार में आप देखें निबंध की जो अच्छी किताब हो, हम तो आपको निबंध लिखना सिखाएंगे ही, प्रैक्टिस कराएंगे ही, लिख कर देंगे ही, लेकिन आपको लगता है कि इस किताब में कुछ नई बातें हैं, उसको आप ले सकते हैं, उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अखबार और इंटरनेट, इसकी सहायता से भी आप अपने निबंध लेखन को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें ये पार्ट और ये पार्ट आपकी बड़ी भूमिका निभाएगी। फिर उसके बाद इससे तो आपको शैली समझ में आएगी। लेकिन निबंध के नाम पर जो भी बाज़ार में किताबें हैं, कोई निबंध प्रस्तुत नहीं करता, वे किताबें निबंध के मामले में फेल हैं। आप उसमें से कुछ कंटेंट ले सकते हैं लेकिन पूरा निबंध नहीं ले सकते। निबंध लेखन की शैली होती क्या है, योजना कुरुक्षेत्र का जो संपादकीय है उसको पढ़िए और संपादकीय का अंत पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि निबंध लेखन होता क्या है। लेकिन योजना कुरुक्षेत्र के जो अंदर के विषय वस्तु हैं, कंटेंट है, वो लेख हैं। उन लेखों से कुछ कुछ पॉइंट आपको लेने हैं। योजना कुरुक्षेत्र में बीच बीच कुछ मोटे मोटे बोल्ड अक्षरों में लिखे जाते हैं, वो अत्यधिक प्रेरित करने वाले तथ्य हैं।
उनको ले सकते हैं आप। योजना कुरुक्षेत्र के लेखों का जो अंत होता है वो बड़ा संवेदनात्मक होता है, उनको आप ले सकते हैं। कृषि पर निबंध लिखना है आपको, योजना कुरुक्षेत्र के लेखों के बीच बीच के तथ्य, उसका निष्कर्ष वहाँ से आप ले सकते हैं, उनके संपादकीय से आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने निबंध लेखन के कुछ स्रोत ढूंढ सकते हैं ताकि आपका निबंध लेखन श्रेष्ठ हो, उच्चतम हो। तो ये आपके स्रोत हो गए। अब आपने देखा कि निबंध लेखन पर आपने अब तक आपने देखा कि निबंध लेखन के स्रोत, निबंध की रूपरेखा ऐसे समझ सकते हैं, आसानी से इसको देखें। हम लोगों ने निबंध और लेख में अंतर समझा। तो निबंध आत्मपरक होते हैं, आत्मगत होते हैं, और लेख आंकड़ा परक होते हैं। दूसरी हमने बात की निबंध का स्वरूप। निबंध के स्वरूप में हम लोगों ने देखा कि पहले किसी सार्वभौमिक या दार्शनिक कथन के साथ हम अपनी भूमिका बनाते हैं, फिर उस भूमिका को अपने विषय के साथ प्रस्तावित करते हैं, फिर उस विषय का विवरण देते हुए उसका विश्लेषण करते हैं, गुण दोषों का मूल्यांकन करते हैं, कारण उपाय सुझाव देते हैं, फिर अपने संवेदनात्मक विचारों के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके साथ हम उसका उपसंहार करते हैं। तीसरी बात हमने की निबंध के विषय। निबंध के विषयों में हमने बात की साहित्य से ले लें, पर्यावरण प्रदूषण आपदा से ले लें, फिर उसके बाद एक कृषि से ले लें। 3 निबंध आपके तैयार होने चाहिए। इस तरह से तैयार होने चाहिए कि किसी भी विषय पर पूछ दे इनसे संबंधित तो आप फटाक से निबंध लिख सकें। इसके बाद हमने कुछ पारंपरिक निबंधों की बात की। उन पारंपरिक निबंधों को आप इस तरीके से तैयार करें कि कभी भी किसी भी क्षण अगर आपको लिखने को दे दिया जाए तो आप आसानी से निबंध लिख सकें। और जो वर्तमान की बहुत चर्चित परियोजना हो आप उसकी बात करें। वैसे उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना निबंध आपके लिए पर्याप्त है। फिर हमने निबंध लेखन के लिए जो विषय वस्तु हैं उनके स्रोत कौन कौन से हैं इस पर भी हमने बात की, जिसमें हमने योजना कुरुक्षेत्र पत्र पत्रिकाओं की बात की, अखबार की बात की, निबंध की किताबों की बात की, इत्यादि विषयों पर हमने बताया कि किस तरीके से कहाँ से आप निबंध लिखेंगे। इसके साथ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब तक निबंध में आपके अपने विचार, आपकी अपनी संवेदना, आपकी अपनी मौलिकता नहीं होगी, तब तक निबंध पर आपके नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे। इसलिए ज़रूरी है कि निबंध लेखन के लिए आप खुद से प्रयास करें या निबंधों को रच करके आप उसे बढ़िया तरीके से सजाने की कोशिश करें, एडिट करने की कोशिश करें और देखें कि उन तमाम घटनाओं के बीच शब्द वाक्य संरचना का समन्वय है कि नहीं है और संवेदनात्मक उपसंहार है कि नहीं है। अगर है तो आपका निबंध श्रेष्ठ है। और रही बात आपके लिए जो परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उनके पास इतना समय तो है नहीं कि अब मेरे बताए हुए निबंधों पर विचार करके और आज से निबंध लिखना शुरू करें, क्योंकि अगले ही महीने परीक्षा है उनकी 20 दिन बाद। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान न हो, हाथ पैर न फुलाएं, अपनी चिंता कतई न करें, क्योंकि मैं हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं आपको इस तरीके से ट्रेन करूँगा कि आप सामान्य हिंदी के परिचय में, चाहे वो निबंध हो, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे गद्यांश हो, चाहे व्याकरण हो, आप सबसे आगे रहेंगे। इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण आपदा पर निबंध मैं तैयार करूँगा, आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कृषि पर निबंध मैं तैयार करूँगा, आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। साहित्य पर निबंध मैं तैयार करूँगा, आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 3 निबंध तैयार। और रही बात पारंपरिक निबंधों की, उस पर भी मैं ही कोशिश करूँगा, आप याद करेंगे, तैयार करेंगे। आप खुश? निबंध के लिए जब परीक्षा दे लें तो और उत्कृष्ट निबंध लिखने की कोशिश करें ताकि
सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो अगली तैयारी। और निबंध पढ़ें ज़रूर। रोज़ रात सोने से पहले कोशिश करें कि एक निबंध पढ़ते हुए सोया जाए, क्योंकि निबंध पढ़ने से हमारे विचार मजबूत होते हैं। निबंधों ने हमारी सोसाइटी को वो स्थान दिलाया है जो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं दिला पाए, बड़े बड़े संत महात्मा नहीं दिला पाए, बड़े बड़े बाबा नहीं दिला पाए। निबंध लेखन ने लोगों में जो वैचारिक चेतना भरी है वो किसी ने काम नहीं किया। फ्रांस की क्रांति निबंध की देन है। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार निबंध की देन है। भारत में नवजागरण के बाद जो साहित्य रचना की दशा दिशा बदली, निबंध की देन है। फ्रांस के बड़े रचनाकार मोंतेन ने निबंध लेखन की जो प्रक्रिया शुरू कर उसे साहित्यिक विधा का रूप प्रदान किया, वह साहित्यिक विधा आज दुनिया के हर देश में फैली हुई है। और अगर आप निबंध पढ़ते हैं, निबंध रचते हैं तो वैचारिक माने जाते हैं। इसीलिए लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अपने परीक्षार्थियों से ये अपेक्षा रखता है कि आप अपनी वैचारिक क्षमता को निबंध के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को लोक सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए चयनित कर सकें। निबंध लेखन की इतनी बड़ी भूमिका है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो आप परीक्षा के लिए जब निबंध रचना शुरू करें तो स्ट्रेटजी बनाएं, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाएं। उस स्मार्ट स्ट्रेटजी में जो मैंने बातें बताई हैं उसके तहत निबंध तैयार करके परीक्षा में जाएं। निस्संदेह सफलता आपका कदम चूमेगी। कोशिश आपको करनी है, मार्गदर्शन मुझे करना है, मेरा मार्गदर्शन आपकी कोशिश। फिर आप देखें हिंदी में पूरे के पूरे मार्क्स नहीं पाए तो फिर कहिए। हमारी कक्षा में बहुत से ऐसे विद्यार्थी आए जिन्होंने मेरे बातों पर यकीन किया, काम किया, सिलेक्शन लिए, चले गए। इसलिए आपको भी ज़रूरत है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से विश्वास करके और निबंध रचना, गद्यांश रचना, पत्र लेखन रचना इत्यादि पर काम करें और हूबहू जो मैं बताता हूँ अपने लेक्चर में उनको फॉलो करके परीक्षा में जाकर लिख आइए। न पूरे अंक मिले तो फिर आप हमसे कहिए। इस तरीके से आज निबंध की यह भूमिका आज के लेक्चर में आपने स्पष्ट समझा, और इस निबंध लेखन को हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे और निबंधों के साथ साथ हम लोग गद्यांश लेखन पर भी बात करेंगे और व्याकरण पर भी बात करेंगे। तो कल हम नए निबंध के साथ आपकी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप निबंध लेखन में माहिर हो जाएं। 2-3 निबंधों की प्रैक्टिस करने के बाद आप में निबंध लेखन की क्षमता स्वतः सृजित होगी। लेकिन आपके हिस्से का काम मैं करूंगा, निबंध लिखूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप निबंध पढ़ें और वही जाकर हूबहू लिखाएं। बस एक काम आपको करना है, निबंधों में कुछ उदाहरण ऐसे होंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो सबके लिए कॉमन हो जाएंगी। तो उन्हीं उदाहरणों, उन्हीं तथ्यों को आप अपने पत्रिकाओं से कुछ नए तथ्य, कुछ नए उदाहरण उसमें डालेंगे ताकि बाकी सब लोगों के निबंधों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। जो ऊपर का सार्वभौमिक कथन होगा, दार्शनिक कथन होगा, उसको भी थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे। ये कैसे होगा? जब हम अपने निबंध को आपके द्वारा जब दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे और समझाएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो फिर अगले चैप्टर में अर्थात निबंध की प्रैक्टिस में हम आपसे मिलते हैं एक नए निबंध के साथ और ये बताने की कोशिश करते हैं कि निबंध क्या है, निबंध लिखा कैसे जाता है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग सफल हों और अंतिम सफलता के साथ मुझसे मिलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।